नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आप इस टेस्ट सीरीज के अलग अलग विषय के प्रश्नों का एक जगह संकलन देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसका आज ये तीसरा पार्ट है और आज इस तीसरे पार्ट में ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो पहले के दो पार्ट यानी इन तीनों पार्ट को मिलाकर आपके ग्रामीण विकास के जो भी प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जिन लोगों ने अभी अन्य पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि उनके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिया है भाषा। भाषा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। अब अन्य विकल्प कैसे हैं? प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब होता है मानदंड, यानी सामाजिक संरचना के अपने मानदंड होते हैं, ये हम सब जानते हैं। उन मानदंडों के हिसाब से यदि हम अपने व्यवहार को नहीं करते हैं तो समाज में हमारी वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है। दूसरी बात कि सामाजिक संरचना में अनेक भूमिकाएं, भिन्न भिन्न लोगों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं, और सामाजिक संरचना में कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थाएं भी बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये कि ये बाकी जो विकल्प हैं वो सामाजिक संरचना के पहलू हैं, लेकिन भाषा सामाजिक संरचना के पहलू के अंतर्गत नहीं आती है। 76 का सही जवाब होगा ए। 77 देखिए, आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मानदंड क्या है? और आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड होता है औद्योगिकरण। यानी किसी भी क्षेत्र में जब औद्योगिकरण होने लगा इसका मतलब है कि अब उस क्षेत्र का आधुनिकीकरण कंप्लीट की तरफ बढ़ गया। ठीक है, यानी 77 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। 78 देखिए, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवस्था है? तो याद रखिएगा वर्तमान समय में पंचायती राज एक राजनैतिक अवधारणा है। ठीक है, यानी 78 का विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके संदर्भ में, पंचायती राज संदर्भ में हम लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पढ़ी थी जो 1957 में प्रकाशित हुई थी, और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि पहली बार अगर देश के किसी राज्य ने जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था वो था राजस्थान। ठीक है, यानी 78 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 79 देखिए, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन सही है? आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी त्रिस्तरीय शासन प्रणाली 73वें संविधान संशोधन को आपने विस्तार में समझा है, और सबसे ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर खंड विकास समिति, और जिला लेवल पर जिला परिषद होती है। इस प्रकार आपका 79 का सही जवाब बी हो जाएगा। 80 देखिए, किसने कहा कि जहां जीवन है वहीं समाज है? तो ये मैकाइवर एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि जहां जीवन है वहीं समाज है, यानी 80 का सही जवाब होगा ए। 81 देखिए, किस समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को क्या कहते हैं? यानी कह रहा है कि किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को करने के अभ्यस्त तरीके को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रथा। यानी साधारण शब्दों में समझ लीजिए, जो पीढ़ियों से चली आ रही एक सामाजिक मान्यताएं हैं, उनको जो करने के व्यवहार हैं, उनको करने के जो तरीके हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथा। कहते हैं ना कि ये प्रथा चली आ रही है, फिर जैसे जो लोग करते आए हैं आगे भी वही लोग करते जाते हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी 81 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। 82 देखिए, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा था? तो आपका सही जवाब होगा चार्ल्स मेटकॉफ। यानी चार्ल्स मेटकॉफ ने ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र कहा, और उन्होंने भारतीय ग्राम को अखंडित और अपरिवर्तनीय इकाई भी बताई थी। यानी इसका न तो खंडित किया, यानी इसको न तो तोड़ा जा सकता है, और न ही इसमें कोई व्यापक परिवर्तन किया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट किसका है? चार्ल्स मेटकॉफ का है, यानी 82 का सही जवाब होगा सी। 83 देखिए, किसने भारत की ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र का देवता कहा था? तो आपका सही जवाब होगा राधा कुमुद मुखर्जी, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र का देवता कहा था। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, यानी विकल्प बी सही होगा यहाँ पर 84 का। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। ठीक है, याद रखिएगा ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र किसने कहा था? चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था, और ग्रामीण समुदाय को एक लघु समुदाय किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था। ठीक है, तो ये अंतर याद रखिएगा, इसको एक दो बार रिवाइज करके इन चीज़ों को कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे फैक्ट है कि ये स्टेटमेंट किसका है। बस हमको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के तहत कंपेयर करके नामों को याद कर लेना होगा। 85 की तरफ चल रहे हैं। 85 में कहा गया कि गांव की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने युवाओं से गाँव की ओर लौटने के लिए अनुरोध किया। कारण क्या था कि वो हस्तकला उद्योग के पक्षधर थे, और कम मशीनों का उपयोग कर अधिक श्रम को प्रोत्साहन देना, ऊर्जा को बचत देना, और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण सुरक्षित हो, ये उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने कहा गांव की ओर लौटो, यानी 85 का सही जवाब होगा बी। 86 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए से अधिक खर्च करेगा तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा 32 रुपए।
यानी सी रंगराजन साहब की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है और वो 32 रुपए से अधिक प्रतिदिन खर्च कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो गरीब नहीं है। 86 का सही जवाब क्या होगा? बी। यही रेशियो शहरी क्षेत्र के लिए 47 रुपए प्रतिदिन है। अगर वो 47 रुपए से प्रतिदिन ज्यादा शहरी क्षेत्र में खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। 86 का सही जवाब होगा बी। 87 देख लीजिए, कह रहा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता की आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा यहाँ क्या पूछ रहा है, विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता, तो ये अर्धवार्षिक तौर पर यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। वहीं अगर ये पूछता कि उपस्थिति की स्थिति किस आधार पर, तो ये त्रैमासिक हो जाएगी। अगर यह पूछे कि कार्य अपूर्णता या पूर्णता की स्थिति जांचने के लिए तो ये वार्षिक हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। और मध्याह्न भोजन को अब पोषण कार्यक्रम के तहत बदल दिया गया है, यह भी करंट से याद रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक करंट की सीरीज नहीं देखी है वो अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। एडिटोरिया की 20 प्रैक्टिस सेट और घटनासार के वन लाइनर को लेखपाल के दृष्टिकोण से करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निश्चित तौर पर हर पार्ट में कम से कम ग्रामीण समाज और सामान्य ज्ञान में इन दो पार्ट में करंट से रिलेटेड प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे। अगला देखिए 88 कह कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? गिरदावरी। गिरदावरी क्या चीज होती है? ये एक फसल सर्वे होता है जो वर्ष में 2 बार किया जाता है, और ये अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिकांश हिस्सों में होता है, और छिटपुट तरीके से मध्य प्रदेश राजस्थान के भी हिस्सों में गिरदावरी फसल सर्वे देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भू कृषि का रिकॉर्ड दर्ज होता है, यानी आपका 88 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 89 देखिए, कह रहा है कि एक बिस्वा 1 बीघा से अनुपात में क्या है? याद रखिएगा 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है। यहाँ उल्टा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। अब पूछ रहा है कि 1 बिस्वा बीघा के, तो वही क्या होगा? 1/20 हो जाएगा, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। 1/20 के यानी 1/20वां हो जाएगा। ठीक है, यानी 89 का डी आंसर होगा। कह रहा है कि 90 कह रहा है जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक निर्देश 2012 के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के अस्पतालों में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा 300। यानी जहां पर 10 लाख की जनसंख्या वाले जिले हैं, जो जिले, वहां पर कम से कम 300 बिस्तर के अस्पताल जिले में होने चाहिए। और ये किस मापदंड के अनुसार है? तो ये भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक निर्देश दिशा निर्देश 2012 के अनुसार, ये भी ध्यान में रखिएगा। 90 का सही जवाब होगा बी। 91 देखिए, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं? तो याद रखिएगा 7 से 17 सदस्य को मिलाकर पंच बनते हैं, यानी 91 का सही जवाब होगा सी। 92वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो याद रखिएगा प्राथमिक उपकरण कौन होते हैं, तो उनका मैं नाम क्लियर कर दे रहा हूं। एक तो मोल्ड बोल्ड को, यानी कि मोल्ड बोर्ड हल, ये प्राथमिक है। डिस्क हल प्राथमिक है। रोटरी टिलक प्राथमिक है, जिसको कल्टीवेटर भी कहा जाता है। छेनी हल प्राथमिक है। सबसाइलर ये भी प्राथमिक है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए, जहां पे मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल यानी सबसॉइलर की बात कर रहा है। और इसके अलावा द्वितीयक कौन है? तो द्वितीयक में डिस्क हैरो आ जाता है, ठीक है, और तिलेज आ जाता है। ठीक है, ये द्वितीयक उपकरण है, यानी कि 92 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93, कह रहा है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशलता मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली शेकर है? यानी कि पूछ रहा है कि सिंचाई में कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें कम जल लगता है, तो वो है ड्रिप प्रणाली, यानी 93 का विकल्प डी सही हो जाएगा। ड्रिप प्रणाली को टपक सिंचाई भी कहते हैं या इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। ये पौधे में पानी बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। 93 का सही जवाब होगा डी। 94 देखिए, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो आपका यहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा कटाव होता है, लेकिन विकल्प ए और सी में जो नाम दिए गए हैं, मटियार दोमट मिट्टी और सिल्ट मिट्टी, ये भी बलुई दोमट मिट्टी के ही प्रकार हैं। इसलिए यहाँ पर हमको विकल्प डी के पास जाना होगा, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा 94 में। ठीक है, अगला देखिए 95, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जिसको NRDWP कहते हैं, के अंतर्गत 2022 तक देश में ही ग्रामीण व्यक्तियों को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 70 लीटर, यानी यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो जाएगा 95 का। याद रखिएगा यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन कितने करोड़ रुपए परिव्यय की व्यवस्था की गई है? तो आपका सही जवाब होगा 1400 करोड़ रुपए 2022-23 के बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए दी गई है। करंट में हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा भी की है। 96 का सही जवाब होगा ए। 97वां प्रश्न देखिए, कौन से शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में उद्भव हुए हैं? तो आपका सही जवाब होगा कथक, यानी कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। इसके जरिए पौराणिक कहानियों को नृत्य के जरिए प्रस्तुत किया जाता है।
97 का सही जवाब होगा बी 98वां। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है। जमाबंदी ये भू अभिलेखों का, भू अधिकारियों का क्या होता है? प्रलेख होता है। यानी जो भू अधिकारों का प्रलेख मतलब ऐसे दस्तावेज जो तहसील से संबंधित प्रत्येक गांव के भू अधिकार प्रलेख का ब्यौरा रखता है, उसे कहते हैं जमाबंदी। यानी 98 का सही जवाब डी हो जाएगा। 99वां प्रश्न देखिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो यहाँ आपको विकल्प डी दिख रहा है, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। यानी जब नगरीय औद्योगिक संपदाओं की बात करते हैं तो वहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण संभव ही नहीं है। यानी कि 99 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ 100 प्रश्न देखिए, करा कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ये पारित हुआ था। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको याद रखना होगा, अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1945। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि किस वर्ष इसे लागू किया गया था, तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? 1946। ठीक है, इस अंतर को भी समझिएगा, क्योंकि कई बार यहां से भी प्रश्न इस तरह से पूछ के गलत करवा दिया जाता है। यानी यहां पर 100 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये अगली एक्सरसाइज का प्रश्न शुरू हो गया। ग्रामीण विकास से के ही ये प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है कि समाज बनता है, समाज किससे बनता है? तो समाज व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। ठीक है, यानी 76 का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समाज केवल व्यक्तियों से नहीं बनता है, व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। यानी जब हम समाज में एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े हों तो आप उनको अंकल कहते हैं, चाचा कहते हैं, भैया कहते हैं, इस तरह के संबोधन से जुड़ते हैं, यानी एक संबंध स्टैब्लिश करके हम समाज में रहते हैं। यानी 76 का डी हो जाएगा। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोस्का ने। यानी समाज में शासक वर्ग की अवधारणा को मोस्का ने वर्णित किया, और मुख्य रूप से उन्होंने मानव समाज को दो भागों में बांटा, एक है शासक वर्ग, एक है शासित वर्ग। ठीक है, यानी एक है रूलिंग क्लास और एक है रूल्ड क्लास। ठीक है, यानी यहाँ पर 77 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 78 देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। यानी जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। 78 का सही जवाब हो जाएगा बी। 79 देखिए, 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लोक नगरीय नैरत्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो आपका सही जवाब होगा ए रेडफील्ड ने। रेडफील्ड ने 1930 में लोक नगरी नैरत्य का अवधारणा प्रस्तुत किया था। इसमें क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि अत्यंत छोटे गांव और विशाल नगरों के बीच में एक निरंतरता है, और उन्होंने कहा कि गांव तथा नगर इन निरंतरताओं के दो छोर हैं। ठीक है, इसी को ही कहते हैं लोक नगरी नैरत्य की अवधारणा, जो रेडफील्ड ने 1930 में दी थी। 79 का सही जवाब होगा ए। 80वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। 80 का सही जवाब होगा ए। पहली बैठक जब होती है उसी के समय को काउंट शुरू कर दिया जाता है, उसी के समय को स्टार्टिंग डेट मानी जाती है, और वहां से 5 वर्ष। अगला देखिए 81, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक है? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है भ्रष्ट नौकरशाही। भ्रष्ट नौकरशाही का मतलब यह है कि जब प्रशासन अपने लोगों से सहयोग नहीं करेगा, यानी असहयोग की भावना रखेगा, तो निश्चित तौर पर पंचायती राज की व्यवस्था असफल हो जाएगी। ये व्यवस्था कारक है। इसके अतिरिक्त आपसे कारक पूछा जाए तो ग्राम पंचायत की कमजोर स्थिति बता सकते हैं। दूसरी बात कि समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, यह भी कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था की असफलता की। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक योग्यता न होना, यह भी पंचायती राज व्यवस्था की असफलता का कारण है। जातिवाद की भावना भी पंचायती राज को असफल बनाने के लिए कारक है। और यहाँ प्रश्न में जो विकल्प दिया है उसके हिसाब से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा 81 का। 82वां प्रश्न देखिए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहते हैं। 82 का सही विकल्प होगा बी। 83वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा, अभी हमने आपको पहला राज्य राजस्थान बता दिया था, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी यहाँ पे आपका 83 का सही विकल्प होगा सी। और पंचायती राज व्यवस्था को स्टैब्लिश कब किया गया इंदौर? 1959 यानी 1959 में, यानी 83 का सही जवाब होगा सी। 84 देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब होगा नए रोजगार को प्रोत्साहित करना। याद रखिएगा कि कोरोना महामारी के दौरान इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा घोषित किया गया था, और ये आरंभ कब हुई थी? 12 नवंबर 2020 को। याद रखिएगा, आपको योजनाओं की डेट भी याद रखनी है। ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। 84 का सही विकल्प होगा ए। 85वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वामित्व योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा
24 अप्रैल 2020। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको पायलट प्रोजेक्ट का शुरू किया गया। अब अगर पायलट प्रोजेक्ट के तहत है तो अब ये पूछ दे कि अगर पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो आपका जवाब होगा 24 अप्रैल 2021 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। यानी 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 86 देख लीजिए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब होगा बीपीएल धारकों यानी जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं उनको स्वास्थ्य व्यवस्था यानी स्वास्थ्य बीमा उनको उपलब्ध कराना। अब ये बात आती है कि ये जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका प्रारंभ 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा रांची झारखंड से किया गया था। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? पीएम जय यानी PMJAY। ठीक है, इसमें बीपीएल कार्डों को ये दे और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर कभी पूछे कि इसमें कितने लोग लाभ उठाएंगे तो 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और अगर प्रत्यक्ष लाभ देखा जाए तो 10.74 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को बीपीएल परिवार धारकों को इसका लाभ मिला। यानी 86 का सही जवाब होगा ए। 87 देखिए, निम्नलिखित में से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना यानी वही 23 सितंबर 2018 में कौन सा कथन सत्य है इनमें से? इसमें पहला कथन, बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की, बिल्कुल सही है। 23 सितंबर 2018 को लागू हुआ, रांची से इसे लॉन्च किया गया, यह भी कथन सत्य है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है कि देश के 10.74 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी यहां पर तीनों ऊपर दिए स्टेटमेंट सही हैं। 87 का सही जवाब होगा डी। 88 देखिए, कह निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। ये 4 बिंदुओं के ऊपर आधारित की जाती है। दूसरी बात कि पहली बार 2006 में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई थी। अब ये किन 4 बिंदुओं पर होती है? एक तो स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां और तीसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण, चौथा है आर्थिक भागीदारी और अवसर। और 2021 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 156 देशों में 40वां है। यानी इस प्रकार 88 का सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए पूछ भी दिया 89 में कि भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें आप भारत का स्थान 140 बता देंगे, यानी 89 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 90, कह रहा है कि वार्षिक क्रय और वार्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा फसल रोपण अनुक्रम। यानी कि कह रहा है कि जो वर्ष में क्रम बाई क्रम हम फसल उगाते हैं, यानी एक बार रबी एक बार खरीफ, इस तरह की जायद, तो इस तरह की जो फसल का एक क्रम है वो उसको क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। और ये क्यों स्टैब्लिश किया जाता है? ताकि उसके जो अवयव हैं वो वातावरण के साथ एक प्रॉपर अनुकूल स्थिति स्टैब्लिश करके अच्छी खेती को कर सके। यानी कि 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 91 देखिए, प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो आपका सही जवाब होगा, यहां पर एक बात और आपको समझा दें, यहां सही जवाब होगा 350 मिलियन टन, डी विकल्प सही होगा 91 का। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां बतानी जरूरी है कि भारत में प्रति वर्ष 960 मिलियन टन अपशिष्ट का उत्पादन होता है। अपशिष्ट का मतलब कृषि का कूड़ा और खरपतवार। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इस पूरे कृषि खरपतवार में 350 मिलियन तो आपको निकलता है टन कृषि से, और बाकी 290 मिलियन टन जो निकलता है वो औद्योगिक क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, दोनों बात को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 350 मिलियन टन, 91 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो सही जवाब होगा सी, ईख रूट क्रॉप नहीं है। 92 का सही जवाब सी। 93 देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मैंने आपसे कहा था कि नाबार्ड का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ये नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर GR चिंतला है। ठीक है, यानी 93 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1951 में भूमि सुधार के लिए एक प्रसिद्ध अवधारणा प्रस्तुत की है? तो आपका सही जवाब होगा ए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि भूमि सुधार से संबंधित भारत में किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 9वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला देखिए, यानी 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 95 देखिए, भू सुधार आरंभ करने के में किसके विरुद्ध कृषि संगठन के परिणाम स्वरूप देखने में आया है? यानी कह रहा है कि अगर भूमि सुधार किया जाए तो किसके विरुद्ध कृषक जो संगठक है वो किसके विरुद्ध परिणाम स्वरूप आया? तो वो जमींदारों के, यानी जमींदार और कृषक के विरुद्ध में भूमि सुधार को लेकर बड़े लंबे समय से टकराव देखा गया है। यानी 95 का सही जवाब होगा ए। 96 देखिए, श्वेत स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण किन देशों की समस्या से जुड़ा हुआ है? तो जो अफ्रीकी देश हैं वे श्वेत स्वामित्व वहां पर अल्पसंख्यक हैं और उनकी भूमि का पुनर्वितरण वहां की एक गंभीर समस्या है। 96 का सही जवाब होगा ए।
97 देखिए, भूमि सुधार का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? देखिए प्रश्न में भी आ गया, तो आपका सही जवाब होगा 9वीं अनुसूची में है। यहाँ एक प्रश्न और इंक्लूड करा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो 9वीं अनुसूची है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। और 97 का सही जवाब क्या होगा? ए, 9वीं अनुसूची। 98 देख लीजिए, कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NRHM, इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ हुआ। ये क्यों कराया गया? क्योंकि जो ग्रामीण भारत में जो कमजोर समूह है उसको सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ। 98 का सही जवाब होगा ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आपका सही जवाब होगा 2012 से लेके 2017 तक। 99 का सही जवाब होगा बी। एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 2016-17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का युग समाप्त हो गया और इसके बाद नीति आयोग ने 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र को तैयार किया, यानी 99 का सही जवाब होगा बी। 100 देखिए, वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना का प्रारंभ किया था, तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड, यानी विकल्प सी सही होगा। इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग थे उनको गेहूं और चावल क्रमशः 4 और 6 रुपए में, और जो गरीबी रेखा से नीचे थे यानी जो BPL कार्ड के लोग थे उनको गेहूं और चावल क्रमशः 2 और 3 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा था। यानी अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड से संबंधित है। 100वें का सही आंसर होगा सी। अगला सीरीज शुरू हो गया है, इसमें इनके प्रश्नों को देखिए, ग्रामीण विकास से संबंधित। कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं पर बसने वाले ग्राम को क्या कहा जाता है? तो इनको सीमावर्ती गांव कहा जाता है और इनके अंतर्गत दोनों क्षेत्रों के इनके लक्षण पाए जाते हैं इसमें, यानी 76 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनसांख्यिकी की शाखा है? तो पहली बात समझ लीजिए कि जनसांख्यिकी क्या होती है। तो ये जनसंख्या का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की जनसंख्या का, उसके विकास का, उनकी संरचना का, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो भी 3 सांख्यिकी दी गई है ये इनकी शाखा है, जैसे गणितीय सांख्यिकी, आर्थिकी सांख्यिकी, ऐतिहासिक सांख्यिकी, फिर उसके बाद आप चिकित्सीय सांख्यिकी भी होती है, जनसांख्यिकी, यानी 77 का विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। 78 देखिए, करा कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसको कहते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की घटना का रिकॉर्ड रखा जाता है। किस घटना का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो जन्म, मृत्यु, विवाह, तीनों घटना का रिकॉर्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रखा जाता है, यानी 78 का सही जवाब होगा डी। 79 देखिए, CRS का पूरा नाम, तो यही अभी हम लोगों ने जो 78 में पढ़ा है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। 79 का सही जवाब होगा ए। 80 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं। तो कौन बुनियादी घटक है? तो ये तीनों चीज़ें, ग्रामीण सामाजिक संरचना जो होती है वो समुदाय, यानी ग्राम तो अपने आप में समुदाय है, जाति यानी वो भी उसकी एक व्यवस्था है, परिवार भी है, यानी ये तीनों हैं। 80 का सही जवाब होगा डी। 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है? अब यहाँ मुख्य सामाजिक संस्था पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब होगा मुख्य सामाजिक जो संस्था है वो है जाति, यानी आपका 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जाति जो है वो भारतीय ग्राम की मुख्य सामाजिक व्यवस्था है, 81 का ए हो जाएगा। अब 82 देखिए, 82 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि निम्नलिखित में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जोतों को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जोत को सीमांत जोत कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ये, यानी 82 का विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ सक्रिय जोत कह रहा है। सक्रिय जोत क्या होती है? जब कृषक परिवारों द्वारा जोती जा रही भूमि, जिसमें जो उप काश्तकारी, यानी अगर किसी की भूमि ली भी है और जोत बो रहा है तो वो भी इसमें शामिल होती है, उसको कहते हैं सक्रिय जोत। अगला है निजी जोत। निजी जोत क्या होती है? जब कानूनी रूप से जो आपका है कि उसमें अगर आप जोत बो रहे हैं तो वो किसमें। अगला है लघु जोत। अब लघु जोत क्या होती है? 1 हेक्टेयर से ज्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम की जो भूमि होती है उसको लघु जोत कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि 1 हेक्टेयर से कम, तो वो होगा सीमांत जोत। 82 का सही जवाब होगा ए। 83 देखिए, पूछ रहा है लघु जोत क्या है? अभी हमने क्लियर कर दिया, 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर से कम, यानी 83 का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं? तो याद रखिएगा, ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य में जीवन स्तर में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना, प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों के नियोजन और उनके विकास को करना। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें एक चीज और शामिल आप कर सकते हैं कि समाज के सभी लोगों के साथ समान अवसर सुनिश्चित करना, यानी यहाँ 84 का सही जवाब होगा डी। 85 देखिए, ग्रामीण परिवेश में आय और रोजगार के मुख्य साधन क्या है? तो आपका सही जवाब होगा कृषि एवं पशुपालन। 85 का सही जवाब होगा ए। 86 देखिए, निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय कोष, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NFRD, इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट,
की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। 86 का सही जवाब होगा सी। अब क्या उद्देश्य था? ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए व्यक्तियों, कारपोरेट और या गैर कारपोरेट निकायों से धन को जुटाना एनएफआरडी का उद्देश्य था। एक बात आपको यहाँ और जाननी होगी, 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को बंद कर दिया है, यानी 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 87 देखिए, ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो आपका सही जवाब होगा राज्य प्रशासन के पास इसकी सीधी जिम्मेदारी होती है ग्राम विकास की। 87 का सही जवाब होगा ए। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख होता है? तो याद रखिएगा, सामुदायिक विकास प्रशासन का जिले में प्रमुख जिला कलेक्टर होता है। जिले में एक जिला योजना समिति होती है, उसका प्रमुख भी कलेक्टर ही होता है, यानी 88 का सही जवाब हो जाएगा ए। 89 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किसको ग्राम स्तरीय कर्मचारी, ग्राम सेवक या सेविका सहायता प्रदान करता है? किसको सहायता प्रदान करता है? तो आपका सही जवाब होगा बीडीओ को, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो विकल्प सी में ग्राम विकास अधिकारी दिया है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी लगभग इसी के जैसा होता है, उसको वीडियो कहते हैं, इसको बीडीओ कहते हैं। जो पहला विकल्प सही है यहाँ बीडीओ, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ये पीसीएस के थ्रू इनका चयन होता है, यानी 89 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन अशोक मेहता समिति के संबंध में सही कारक नहीं है? पहली बात तो अशोक मेहता समिति के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। 1997 में ये रिपोर्ट 77 में ये रिपोर्ट दिया। और दूसरी बात है कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की थी। रिपोर्ट कब आई थी? 1977। अब चलिए इसके कारक को देख लिया जाए। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में जो पतन के कई कारक बताए थे, उसका क्या क्या है? पहला है विकास के कार्यक्रमों को पंचायती राज से अलग करना, ये सबसे बड़ा रीजन है। नौकरशाही की अक्षमता, ये भी पंचायत के पतन का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पंचायत संस्थाओं के भीतर आंतरिक अक्षमता, अभी हम लोगों ने इस संदर्भ में एक प्रश्न में चर्चा की है, तो ये भी बात सही है। अवधारणा के विषय में स्पष्टता, जब अवधारणा स्पष्ट रहेगी तो फिर किसी पंचायत का या किसी क्षेत्र का पतन क्यों होगा? अवधारणा का स्पष्ट न होना उसके पतन का कारण होता है। ये 90 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। 91वां देखिए, कह कि किसी कारण से पंचायत अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के अंदर करा देना चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा 6 माह के अंदर। 91 का सही जवाब होगा ए। और अभी हम लोगों ने पंचायत का कार्यकाल पढ़ा था कितना? 5 वर्ष तक, यानी 91 का ए आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस कथन में व्यापक समझ वाला व्यक्ति जो समाज की भलाई और बदलाव का समर्थन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उदारवादी कहते हैं। यानी उदारवादी वह व्यक्ति होता है जो व्यापक समझ वाला हो, और वह व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए बदलाव का समर्थन करे, उसे उदारवादी कहते हैं। 92 का सही जवाब होगा ए। 93 देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? पहला है कि ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, नहीं, गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 24/7, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बहुत से लोगों ने बताया, परीक्षार्थियों ने, कि सर हम जब वहाँ नहीं समझ में आता तो जिसमें उपयोग सभी होता है वही मार देते हैं। ऐसा रेयरिस्ट केस में करना चाहिए, यहाँ पहले समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए लिखा है ग्राम ज्योति योजना, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, इसका मतलब कहीं ना कहीं विद्युत से संबंधित है, तो आप इस तरह का ट्रिक भले लगा सकते हैं आप। ये दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है, ग्राम ज्योति योजना, ये 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना से प्रारंभ हुई थी, ये भी बात आपको इंक्लूड करनी होगी। 93 का सही जवाब होगा सी। 94, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल है, 94 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला 95 देखिए, खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? तो खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा और ढैंचा, ये तीनों क्या है? खरीफ है। इसके अलावा प्रमुख फसल कौन सी है? धान है, सोयाबीन है। और आपने देखा होगा धान कब बोया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो मई जून के महीने में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अगर वहीं हम बात करें रबी की, तो रबी के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, मसूर, ये सब किसके उदाहरण है? रबी के। और कब बोया जाता है इसको? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। यानी यहाँ पे आपका 95 का सही जवाब होगा ए। ज्वार, बाजरा और ढैंचा खरीफ से संबंधित है। 96 देखिए, करे भूमि की पैमाइश का मतलब नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो आपका सही जवाब होगा राजस्व विभाग। यानी पैमाइश यानी नाप जो कौन करता है? राजस्व विभाग। और इसके अंतर्गत किसको जिम्मेदारी दी जाती है? लेखपाल और कानूनगो को। यानी 96 का जवाब होगा ए। 97 देखिए, कराए की भूमि का उपयोग करने की एवज में किसानों से जो वसूल किया जाता है टैक्स, उसका नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा लगान। यानी 97 का सही जवाब होगा ए। अगला 98 देखिए, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो आपका सही जवाब होगा नागालैंड। नागालैंड में ये जाबो कृषि पद्धति प्रारंभ की जाती है। जाबो का जब आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो अर्थ होता है जल का संरक्षण। यानी ये ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें जल के प्रबंधन के साथ इसको किया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि नागालैंड के किस विशेष क्षेत्र में होता है, तो एक
किकुरुमा एक क्षेत्र है, वहां पर इसको किया जाता है। 98 का सही जवाब होगा ए। 99 देखिए, कह रहा है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज के किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपका सही जवाब है 90 डेसिबल से, यानी 90 डेसिबल से ज़्यादा ट्रैक्टर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि 99 का सही जवाब होगा ए। कह रहा है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है, यानी महाजनी प्रथा का, तो आपका सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का मिलता है। इसमें सूदखोरों को कुसीदीन कहा गया था, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि 100 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले प्रैक्टिस सेट का प्रश्न देख लें, और ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद हमारा ग्रामीण समाज से संबंधित इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ 1955 में किया गया था, ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। और अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आपका जवाब होगा NLCP, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम है, इसका 1983 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NLEP। अब इसका एक मतलब और ध्यान रखिए कि इस कार्यक्रम में विश्व बैंक भी शामिल हो गया 1993-94 में, और तब से वो समस्त जिलों में इसको विस्तारित कर रहा है, ठीक है। ये इन बातों को आप कुष्ठ रोग से संबंधित समझेंगे, और राष्ट्रीय कुष्ठ कार्यक्रम का प्रारंभ पूछेगा तो आपका सही जवाब होगा 1995, यानी 76 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला 77वां प्रश्न देखते हैं। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा 25 दिसंबर 2000 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। ये फेज 1 था। ये 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य था कि दूर दराज के क्षेत्रों में 12 मासी सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना, यानी 77 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। 78 देखिए, निम्नलिखित में से कब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, तो यहाँ आपका विकल्प सही होगा ए 2022। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य था वो 2022 तक था, लेकिन अब करंट में ये बदलाव हो गया है कि 2022 की जगह अब इसको 2024 कर दिया गया, ठीक है। तो ये अपडेट कर लीजिएगा आप लोग इस बात को। अगला प्रश्न देखिए 79 यानी 78 का अब वर्तमान अपडेट के अनुसार विकल्प सी सही होना चाहिए, ठीक है। 79 देख लीजिए, निम्नलिखित विचारकों के अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पहले तो अंत्योदय का मतलब समझ लीजिए। अंत्योदय का मतलब होता है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, यानी वह व्यक्ति जो समाज में एकदम निम्नतम स्तर पर है, यानी उसका कोई विकास नहीं हुआ है, वो बिल्कुल अंतिम कड़ी में है, उसको भी समाज के मुख्य धारा में लाना, ये अंत्योदय का मेन उद्देश्य है। दूसरी बात कि अंत्योदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, और उन्होंने कहा था कि विकास की अवधारणा अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि समाज में जो कमजोर व्यक्ति है उसके साथ सभी का कल्याण होना चाहिए। और सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग गांधी जी ने किया, वो ये शब्द उन्होंने रस्किन बॉन्ड की अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर इस शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ 79 का सही जवाब होगा बी। आइए 80 पे चलते हैं। कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके स्वरूप, अब जरा वस्तु विनिमय शब्द का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान, और किसके माध्यम से, वस्तु के माध्यम से। इसका मतलब है वस्तु के बदले वस्तु, यानी भैया हम आपको चीनी दे रहे हैं, आप हमको गेहूं दे दीजिए। सेवा के बदले सेवा, देखते होंगे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एक दूसरे का जो मिस्त्री होते हैं वो घर बना देते हैं, या कह देते भैया हम आपके चलिए ये काम कर दे रहे हैं खेती में, आप हमारे यहाँ खेती मदद कर दीजिएगा। दूसरी बात कि कार्य के बदले वस्तु, कई बार आपने देखा होगा कि आपके यहाँ काम करने वाले अनाज वगैरह ले लेते हैं, तो यानी ये यहाँ पर सी, यानी यहाँ पर आपका 80 का सही जवाब क्या होगा, डी। कई चीज़ों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए। जब आप विषय को एक विषय के तंग ढांचे में देखते हैं तो वो आपको कठिन लगेगा, कई बार उसको जब व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप समझेंगे तो वो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। 81 देखिए, और हम सब तो सभी लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, सबकी बुनियाद तो ग्रामीण ही है, तो निश्चित तौर पर आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। 81 देखिए, कह रहा है कि परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थ में किया गया, निम्नलिखित में से वह कौन सा नहीं है। तो इसमें देखा जाए कि रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधी नातेदार समूह, बिल्कुल सही है। सामान्य पूर्वजों का एक समूह, ये भी सही है, परिवार में आएगा। अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, ये भी परिवार होगा। एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह परिवार नहीं कहलाता है। जरूरी नहीं कि एक आवास में सभी लोग रह रहे हैं तो सभी लोग परिवार के सदस्य रहेंगे, एक भाव के तौर पर हम लोग कहते हैं, लेकिन ये टेक्निकलिटी के हिसाब से सही नहीं है, यानी 81 का सही जवाब डी होगा। 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो सामाजिक प्रक्रिया नहीं कौन सी है, संवेदनशीलता, यानी संवेदनशीलता जो है वो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। प्रतिस्पर्धा है, सहयोग है, संघर्ष है, लेकिन संवेदनशीलता 82 का डी जो है सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। अब आइए 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, तो विद्यार्थियों की कक्षा, ये प्राथमिक समूह है। स्कॉट प्राथमिक समूह नहीं है, ये द्वितीयक समूह है, यानी 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। और बाकी साथी समूह, परिवार हो गया, ठीक है, ये सब क्या है,
प्राथमिक समूह है। अब यहाँ 83 का बी हो जाएगा। 84 देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक समूह नहीं माना जाएगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीड़। ये प्राथमिक समूह नहीं है, ठीक है, यानी इसका कोई अपना प्रॉपर सही क्रम ही नहीं है, कैसे लोगों की गैदरिंग है, भीड़ में तो किसी भी प्रकार की होगा, यानी 84 का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समूह के निर्माण की आवश्यक तत्व है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अंतःक्रिया। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, सामाजिक समूह हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया से स्टैब्लिश होता है। एक हमने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, मैकाइवर और पेज ने इस बात को कहा था, यानी 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 86 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है, तो गांव समिति नहीं है, समुदाय, ठीक है, और बाकी कॉलेज, राजनीतिक दल, समाज सुधार के संगठन, व्यायामशाला, शिक्षक समितियां, ये सब क्या है, समिति है, लेकिन गांव क्या है, एक समुदाय, यानी यहाँ पर 86 का सही जवाब सी हो जाएगा। 87 देखिए, एक गांव, एक कस्बा, एक नगर, ये किसका उदाहरण है, तो आपका सही जवाब होगा समुदाय, यानी गांव हुआ, कस्बा हुआ, नगर हुआ, ये सब क्या है, समुदाय के उदाहरण है। 87 का ए हो जाएगा। 88 देखिए, कह रहा है कि जिन मापदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कानून, यानी कानून का अगर उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। इसके अलावा आप विकल्प डी में लोकरीति देख रहे हैं। याद करिए कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लोकरीति और लोकाचार को समझा था, यानी लोकाचार के उल्लंघन पर समाज दंड देता है, लेकिन लोकरीति में दंड का प्रावधान नहीं है, तो इस आधार पे भी कोरिलेट करते हुए आपको चलना है। 88 का सही जवाब होगा सी। 89 देखिए, बंद स्त्रीकरण सबसे स्पष्ट उदाहरण समाज में कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो हिंदू समाज में मिलता है। अगर इसका उदाहरण से समझा जाए तो हिंदू समाज में जो जाति प्रथा है, यानी कि एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति के व्यक्ति में विवाह करेगा, ठीक है, इस तरह की जो व्यवस्था है वह हिंदू समाज की एक बंद स्त्रीकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। 89 का सही जवाब होगा ए। 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति संकुल का उदाहरण है, तो आपका सही जवाब होगा सी, भाषा, यानी संकुल की सही उदाहरण क्या है, भाषा। अब यहाँ पर देखिए संस्कृति संकुल की बात हो रही है, तो भाषा हो गया, युद्ध हो गया, विवाह हो गया, ये सब क्या है, संस्कृति संकुल का उदाहरण है। 90 का जवाब होगा सी। अगला देखिए 91 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, मित्र मंडली भी है, परिवार भी है, पड़ोस भी है, ठीक है, ये सभी लोग क्या हैं, जो खेलने जाते हैं, क्रीड़ा साथी भी हैं, ये सभी लोग प्राथमिक समाज के नियंत्रक हैं, यानी 91 का सही जवाब होगा डी। 92वां प्रश्न देखिए, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते थे, सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ करते हैं, तो वो सतत हुआ करते हैं, यानी समाज में बदलाव कहा जाता है ना, परिवर्तन समाज का नियम है, यानी परिवर्तन तो होना ही है, अब वो धीमे हो या तेज हो, तो यानी ये कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। 92 का सही जवाब डी होगा। 93 देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है, नहीं जहां लिखा है वहां अलर्ट होकर देखा करिए। यहाँ पर गोंड जनजाति जो है वो बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है, जबकि नायर, टोडा और जौनसारी में बहुपति विवाह का प्रचलन है। 93 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए 94, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है घरेलू हिंसा के विरुद्ध, तो कह रहा है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की जागरूकता, यानी महिलाओं से घरेलू हिंसा जो होती है उसके लिए एक संरक्षण अधिनियम बनाया गया, वो कब, वो है 2005 को, और इसको लागू कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 2006 को। आपने ये तो पहले अधिनियम के बारे में जान लिया। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि महिलाओं को गाली देना या उनको ताने देना, उनका अपमान करना, जबरदस्ती शादी के लिए प्रताड़ित करना, ये सभी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आते हैं, और ये जागरूकता होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे समाज में पनप न पाए। 94 का सही जवाब होगा सी। 95वां प्रश्न देखिए, भूमि सुधार शब्द का तात्पर्य क्या है, भूमि सुधार शब्द का तात्पर्य है कि भूमि पट्टे के सुधार से, भूमि पट्टे के सुधार से भूमि व्यवस्था का आधार है। इससे क्या होगा कि भूमि सुधार को एक सामाजिक न्याय के उपकरण के तौर पर देखा जाता है, ठीक है, और ये किसमें भूमि सुधार संबंधित किस अनुसूची में भी हम लोगों ने पढ़ा था, 9वीं अनुसूची में पढ़ा था। 95 का सही विकल्प क्या होगा, ए हो जाएगा। 96वां प्रश्न देखिए, पट्टा शब्द किस भाषा से उत्पन्न है, तो याद रखिएगा पट्टा शब्द लैटिन भाषा से है, जिसका अर्थ होता है कब्जा रखना, यानी कि पट्टा एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से किसान अपनी भूमि पर कब्जा व नियंत्रण रखता है, यानी पट्टा। 96 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए 97, पट्टा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो ये कह रहा है कि ये लैटिन भाषा के टेनेयो से लिया गया, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ये लैटिन भाषा के टेनेयो शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कब्जा रखना, यानी कि 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 98 देखिए, चकबंदी की प्रगति में रुकावट क्या है, तो चकबंदी की प्रगति में रुकावट क्या क्या है देख लिया जाए। बटाईदारों और काश्तकारों में विस्थापन का भय, बिल्कुल सही है। भूमि का कई खंडों में वितरण, ये भी सही है। बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ कब है, यह भी बात सही है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा 98 का। 99 देखिए,
किसने सुझाव दिया था कि बहुत से सहकारी समूहों के बिना कृषि की क्षमता में ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती है? तो आपका सही जवाब होगा कृषि सुधार समिति 1949 यानी 1947 कृषि सुधार समिति ने कहा कि बहुत से सहकारी समूहों के बिना कृषि क्षमता में ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती है। 99 का सही जवाब होगा ए। 100 प्रश्न और आज की इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। आज हम लोगों ने इन 3 पार्टों के माध्यम से ग्राम विकास के इस टेस्ट सीरीज के पूरे प्रश्नों को एक जगह संकलित कर लिया। निश्चित तौर पर आप इसको प्रारंभिक भी और रिवीजन में भी आपको ये बहुत लाभ होगा। आपको प्रश्न खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला देखिए 100 ज्ञान दूत परियोजना किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका सही जवाब होगा ए, मध्य प्रदेश में। यानी ये मध्य प्रदेश के थार जिले में प्रारंभ की गई थी और इस योजना का लक्ष्य क्या था, काम क्या था? ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो उपयोगी जानकारी है वो उनको प्रदान की जाती थी। दूसरी बात कि जो ज्ञानदूत परियोजना है ये कब प्रारंभ की गई? तो ये जनवरी 2000 में प्रारंभ की गई। यानी 100 का सही विकल्प होगा ए। आज के लिए इतना ही। ग्राम विकास से संबंधित और भी कई सारी सीरीज आप लोगों के सामने आएगी। बहुत जल्दी एक सीरीज पर काम चल रहा है, आपको जरूर मिलेगा। जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं